सो हेलो गाइस, वेलकम टू साइक शॉट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर, क्या तुमने विकी कौशल का ये डायलॉग सुना है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शायद विकी कौशल को इतना दुख ना होता, वो इतना परेशान ना होता अगर वो इस चैप्टर को समझ लेता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम अपने आप समझ जाओगे। बिकॉज हमारी जिंदगी में दुख बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, और वो चैलेंजेस आते ही रहेंगे। क्या एज है तुम्हारी? 15, 16, 17, इसी एज ब्रैकेट में हो तुम लोग। अगर तुमने अभी से इस शब्द को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर लिया है तो तुम्हें क्या लगता है आगे जाके ये कम होगा या और बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो अगर ये बढ़ेगा तो क्या हमें समझना नहीं चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है? क्या हमें समझना नहीं चाहिए कि स्ट्रेस कहां कहां से आता है? क्या हमें समझना नहीं चाहिए कि स्ट्रेस को डील कैसे करना होता है? क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि स्ट्रेस हमारी बॉडी पर कैसे असर डाल सकता है? ये सारी चीजें ये चैप्टर हमें समझाता है। अब जिंदगी के चैलेंजेस को कैसे डील करना है, ये चैप्टर हमें ये समझा रहा है। साइकोलॉजी नॉर्मल बुक नहीं है। साइकोलॉजी ये पॉल साइंस, मैथ्स, साइंस, ये चीज नहीं है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी मोटिवेशन का अपने आप में भरपूर सोर्स है। साइकोलॉजी तुम्हें जिंदगी जीना सिखाती है, राइट? काटना नहीं, काटते तो सभी हैं। साइकोलॉजी हमें जिंदगी को जीना सिखाती है और वही ये चैप्टर हमें सिखाने की कोशिश करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आई कैन गारंटी यू तुम्हें ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा और तुम्हारा इस चैप्टर को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इधर फोकस करो, सीधा अपने पहले टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है? स्ट्रेस क्या होता है? ये जो वर्ड है स्ट्रेस, है ना, इस पे पूरी चैप्टर में बात ही स्ट्रेस पे। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस चैप्टर का नाम है, पर हम बात सिर्फ एक जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज स्ट्रेस पे कर रहे होंगे। और स्ट्रेस क्या होता है जानना तो पड़ेगा ना। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पता है स्ट्रेस क्या होता है? बताना जरा, मतलब सोचो, अपने मन में आंसर लाओ। स्ट्रेस क्या होता है? टेंशन, दिक्कत है। अबे डिफाइन कैसे करते हैं उसको? साइकोलॉजी की यही खासियत है, बेसिक टॉपिक है पर डिफाइन नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे। यही बारीकियों पे साइकोलॉजी फोकस करती है। स्ट्रेस क्या इंसान में होता है? स्ट्रेस क्या परिस्थिति में होता है, सिचुएशन में होता है? नहीं। क्या होता है स्ट्रेस? फिर अब समझो, देखो, ये तुम्हारी जिंदगी चल रही है इक्विलिब्रियम पर, बैलेंस पर। मतलब ये जो मैंने लाइन से दर्शाया है वो क्या है कि तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल चल रही है, एक बैलेंस पर, प्लेन तुम्हारी जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। अब हम मान लेते हैं एक चैलेंज आ गया, मतलब कि भाई एक स्ट्रेसर आ गया। ये शब्द आगे समझेंगे क्या होता है, बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए इमेजिन करो ये एक स्ट्रेसर आ गया। लेट्स से तुम्हारा कोई बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप चल रहा है ना, 5 साल से तुम एक रिश्ते में हो, और अब वो रिलेशनशिप का हो गया ब्रेकअप। एक रिलेशनशिप में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप तुम्हारे लिए बन गया स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होता है? कोई भी ऐसा इवेंट जो हमें स्ट्रेस देने पर मजबूर कर दो, हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को मजबूर कर दे, उनको स्ट्रेसर कहा जाता है। तो इस इवेंट ने तुम्हें स्ट्रेस दिया। अब स्ट्रेस क्या है समझो। इसके होने के बाद ये जो तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आ गए, ये तो जो तुम्हारे रिस्पॉन्स पैटर्न में चेंजेस आ गए, इसको स्ट्रेस कहा जाता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझो। स्ट्रेस कोई बाहरी चीज नहीं है। स्ट्रेस एक इंसान के पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस को ही कहा जाता है मेरे भाई। स्ट्रेस मतलब तुम्हारी जिंदगी इक्विलिब्रियम पे चल रही है, इक्विलिब्रियम, बैलेंस पे तुम्हारी जिंदगी चल रही है। इको वाले बच्चों को पता होगा इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब बैलेंस, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे तुम्हारी जिंदगी चल रही है। जिंदगी में आया कोई भी स्ट्रेसर, स्ट्रेसर मतलब जो हमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स करने पर मजबूर कर दे, ऐसे इवेंट्स को हम स्ट्रेसर कहते हैं। जिंदगी में स्ट्रेसर आया और ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम भंग हो गया, इक्विलिब्रियम बैलेंस हिल गया तुम्हारा। अबे रिलेशनशिप टूटा यार 5 साल से, नहीं बिगड़ेगा? नहीं नहीं, दुख नहीं होगा क्या? रिस्पॉन्सेस नहीं करोगे क्या तुम अजीब अजीब? वही हमारे पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस को हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। आगे एक और चीज तुम्हें थोड़ा ढंग से अगर मैं समझाऊं, ये देखो, और ये टॉपिक अच्छे से समझ लो। अगर तुमने स्ट्रेस की डेफिनेशन समझ ली ना, पूरा चैप्टर यू समझ आ जाएगा। अगर स्ट्रेस की डिफाइन समझ ली, ये देखो, ये डायग्राम है, इसमें तुम्हें क्या बताया है कि स्ट्रेस जो होता है ना, वो हमारे रिस्पॉन्सेस को कहा जाता है। जैसे कि यहां पर तुम्हें जो चीज दिखाई दे रही है वो क्या है? एक इंसान के अंदर जब स्ट्रेस होता है तो क्या होता है? उसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। क्या हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है? ये नहीं, यस और नो? तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, बॉडी में चेंजेस आएंगे ना, हार्मोन कुछ और हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है, आगे पढ़ेंगे इसको। पसीने आने लग जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, राइट? तो बॉडीली चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या? अगर मान लो मुझे अभी बहुत स्ट्रेस है,
मेरी फैमिली में कोई मान लो इशू चल रहा है भाई, है ना, मेरी मेरी वाइफ से अभी लड़ाई हुई है, क्या मैं तुम्हें बड़ी आसानी से ऐसे मोटिवेशन के साथ, इस एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। मतलब परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, बिहेवियर हमारे खराब हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। स्ट्रेस की वजह से क्या हमारे इमोशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या हम एंग्शियस फील नहीं करते हैं? क्या हम डिप्रेस महसूस नहीं करते हैं? क्या हम लाइक उदास नहीं हो जाते हैं कभी कभार, है ना? क्या हम कंफ्यूज से नहीं हो जाते हैं? ब्रेन हमारा फॉग नहीं हो जाता है क्या? तो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से इरिटेशन नहीं होती, मूड स्विंग नहीं होते क्या? ये सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज स्ट्रेस के। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, क्या तुम ओवर थिंकिंग नहीं करते हो स्ट्रेस में? क्या तुम्हारा कॉग्निशन वीक नहीं हो जाता, मतलब सोचने समझने की शक्ति डाउन नहीं जाती? रैशनल थिंकिंग की एबिलिटी डाउन नहीं जाती? डिसीजन मेकिंग की पावर डाउन नहीं जाती? इन सभी रिस्पॉन्सेस को ही स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस और कुछ नहीं है, कोई बाहरी चीज नहीं है। स्ट्रेस यही हमारे रिस्पॉन्सेज हैं। तो एक इंसान के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसके बिहेवियरल रिस्पॉन्स, उसके इमोशनल रिस्पॉन्स और उसके कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज को एक साथ क्या बोला जाता है? स्ट्रेस। एज सिंपल एज दैट। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब, अब इस डिफाइन को पढ़ो, तुम्हें अपने आप सारी चीजें समझ आएंगी। अगर तुमने अभी तक की मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो अब देखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपने आप समझ जाओगे जो यहां पर लिखा है। देखो, स्ट्रेस एक इंसान के पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज को कहा जाता है ना? स्ट्रेस इज अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज that an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium. जिंदगी चल रही है, एक इवेंट आया हमारी जिंदगी में जिसने हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, खराब कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी रिस्पॉन्सेज एक इंसान ने करे, उसके बाद जो कुछ भी रिस्पॉन्सेज एक इंसान ने करे, वही रिस्पॉन्सेज को स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। ये तुम्हारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया, ये तुम्हारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स आया, ये तुम्हारा इमोशनल रिस्पॉन्स आ गया, ये तुम्हारा कॉग्निटिव रिस्पॉन्स आ गया। इन सभी रिस्पॉन्सेज को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोल रहे हैं। समझ आ गया? अगर तुम्हें अब स्ट्रेस की डिफाइन समझ आ गई, नहीं समझ आई एक बार बैक करके दोबारा सुन लो। अगर स्ट्रेस की डिफाइन समझ आ गई, आगे पूरा चैप्टर यूं अब हमारा कवर होने वाला है। ठीक है भाई? ओके, एक बार रीड कर लेना, ठीक है? बेशक वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, अगर तुम्हें टाइम चाहिए, टाइम लो, इसको डाइजेस्ट करो। स्ट्रेस की डिफाइन अच्छे से यहां घुसनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक? ओके, आई बिलीव तुम्हें स्ट्रेस की डिफाइन समझ आ गई। अब दूसरा टॉपिक, ये बेसिक सी बात है, स्ट्रेस वर्ड कहां से आया? स्ट्रेस वर्ड आया है स्ट्रिक्टस वर्ड से। स्ट्रिक्टस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू टाइटन समथिंग। तो जब हमें स्ट्रेस होता है, हमें लगता है कि भाई दिमाग कोई खींच रहा है यार, है ना, टाइटन सा महसूस होता है, एक तनाव महसूस होता है, उसी को बेसिकली उसी वर्ड से स्ट्रेस वर्ड निकल के आया है, स्ट्रिक्टस, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टू टाइटन समथिंग, किसी चीज को खींचना, यहां से वर्ड निकल के आया है। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अब स्ट्रेसर क्या होते हैं ऑलरेडी समझा दिया मैंने तुम्हें, है ना? स्ट्रेसर मतलब ऐसे इवेंट जो हमें स्ट्रेस देते हैं, इन इवेंट्स को स्ट्रेसर कहा जाता है जो हमें स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस करने पर मजबूर कर दे, उन इवेंट्स को स्ट्रेसर कहा जाता है। जैसे ब्रेकअप, एग्जाम में फेल हो जाना, मम्मी का चाटा मार देना, मम्मी पापा की आपसी लड़ाइयां होना, वो दिमाग खराब करती हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं? स्ट्रेसर होती है हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी की गर्लफ्रेंड किसी और से बातें करी, कुछ भी, मतलब वो हमारे लिए स्ट्रेसर हो सकते हैं। तो द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब ये छोटी सी बात यहां पर एक और तुम्हें समझनी है, ये भी ना ज्यादातर एमसीक्यूज में ही आता है, इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, तो उसके लिए वैसे तुम्हें लाइन एक याद करनी है, इसको समझो। देखो, स्ट्रेस हम बोल रहे हैं, नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, पर टेक्निकली ना, जब हमारा सोर्स जो होता है स्ट्रेस का, मतलब जो स्ट्रेसर होता है, वो एक्सटर्नल नेचर का होता है, हमें किसी बाहरी एनवायरनमेंट की वजह से स्ट्रेस हुआ है, तब हम उसको स्ट्रेस नहीं बोलते हैं, तब हम उसको स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो स्ट्रेन क्या होता है भाई? स्ट्रेन मतलब द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर। ठीक है, इंटरनल मुझे मेरी फ्रस्ट्रेशन हो गई, कंफ्लिक्ट हो गया, इंटरनल प्रेशर हो गया, उनकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं टेक्निकली। पर जैसे तुमने सुना होगा, है ना, कई लोग बोलते हैं आई एम फीलिंग स्ट्रेन्ड इन दिस रिलेशनशिप। ये डायलॉग सही है टेक्निकली भी, है ना? वैसे तो हम स्ट्रेस वर्ड ही यूज करते हैं नॉर्मल अपनी लाइफ में, पर टेक्निकली जब हमारा जो स्ट्रेसर होता है वो एक्सटर्नल नेचर का होता है, तब हम शब्द स्ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस ना बोलकर स्ट्रेन बोलते हैं। इतनी सी बात है। ठीक है, रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कई लोगों को यह भी बात नहीं पता है कि स्ट्रेस अच्छा भी होता है। अच्छा सोचो जरा, एक बार मन में लेके आओ अपने, हाँ, स्ट्रेस अच्छा हो सकता है क्या? आई होप तुम लोगों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि हाँ अच्छा हो सकता है ना?
तो अगर तुम्हें लगा कि स्ट्रेस अच्छा हो सकता है किसी तरीके से कि आपको मोटिवेट करता है, तो अच्छी बात है। जैसे मुझे यकीन से पता है, अभी तो कुछ बच्चे इसको देखेंगे ही जब मैं वीडियो डालूंगा, पर ये वीडियो पता कब चलेगी ज्यादा? दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, नीचे कमेंट में लिखना, आगे अभी 1-1.5 हफ्ते में तुम्हारा पेपर है ना? अगर हाँ, तो भाई ये टॉपिक तुम्हें, अभी तुम्हारा ही बात हो रही है यहाँ पे कि स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। अब जब पता है सर पे पड़ गई है, पेपर आने वाला है ट्यूशन का टेस्ट है या स्कूल का टेस्ट है मेरा, और बोर्ड का पेपर, कई तो बोर्ड से पहले देख रहे होंगे, तो अगर भाई ये चल रहा है तो वो यू स्ट्रेस का एग्जाम्पल है कि अब तुम्हें हो रहा है स्ट्रेस कि क्या करें, तो उसकी वजह से तुम पढ़ रहे हो। वरना अगर ये स्ट्रेस ना होता, तुम्हें ये पेपर का स्ट्रेस ना होता, दिल पे हाथ रख के सच बताओ, नॉर्मली तुम पढ़ते इस चैप्टर को, ये बातें समझते तो अच्छी बातें कि जिंदगी में स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है? नहीं, तुम लगे होते कच्चा बादाम रीलों में। बेसिकली स्ट्रेस हमारी जिंदगी में होना जरूरी है, मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। वो हमें मोटिवेट करता है ट्रैक पे रहने के लिए। ऐसे वाले स्ट्रेस को, अच्छे स्ट्रेस को, मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस को यू स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। पर यह बात भी साथ में समझो, यू स्ट्रेस के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कभी भी डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए। और डी स्ट्रेस क्या होता है? डी स्ट्रेस मतलब बुरा स्ट्रेस, खराब स्ट्रेस। डी स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस जो तुम्हारी परफॉर्मेंस को डाउन करे। एक ट्रिक बता रहा हूं इसको याद करने की, समझने की। यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस, है ना, जो हमारी पीक परफॉर्मेंस को लेके आए, जो हमें ट्रैक पे रखे, जो हमें मोटिवेट करे। और डी स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस जो हमें बल्कि खराब कर दे, हमारी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर दे। एक बच्चे को थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, वो पढ़ेगा, वो अच्छे नंबर लेके आएगा। वही ज्यादा हो गया तो एग्जामिनेशन एंग्जाइटी में बदल जाएगा। तुम्हारी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी जरूरी टॉपिक है। अभी तक तुम इस चैप्टर के बेसिक आइडिया को समझ चुके हो। स्ट्रेस क्या होता है, यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेसर क्या होता है। अब हम इस चैप्टर के मेन सेगमेंट में घुसने वाले हैं। देखो, इस पूरे चैप्टर में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टेक्निकल टॉपिक मतलब बाकी सारे बहुत बेसिक है। पहला टेक्निकल जो चीज तुम्हें मतलब समझनी है वो क्या है? स्ट्रेस की डिफाइन, स्ट्रेस की डेफिनेशन, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब दूसरा जो हम अभी करने वाले हैं वो क्या है? दूसरा है हेंस सेले का व्यू, गैस मॉडल, गैस मॉडल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। तीसरा आएगा इससे बिल्कुल अपोजिट व्यू, लेजरस का व्यू, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। तो लेजरस का व्यू तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा वो क्या है? कोपिंग। कोपिंग वाला जो एक टॉपिक है वो टेक्निकल है। इन 4 टेक्निकल टॉपिक्स को छोड़कर बाकी सभी टॉपिक्स बहुत बेसिक है इस चैप्टर में, मतलब वो तो यू कवर हो जाएंगे। पर ये वाले टॉपिक्स को ना थोड़ा सा ध्यान से टेक्निकली कुछ कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। बाकी सब तुम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बना के भी लिख दोगे तो चल जाएगा। तो एक हमने कर लिया। अब दूसरे और तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजों को करेंगे, ठीक है। नाउ ये चैप्टर तुम्हें पता क्या बता रहा है कि अब 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं एक्चुअली, एक फिजियोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट। फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, हेंस सेले। इसी बंदे ने सबसे पहले चालू करी थी स्ट्रेस पे रिसर्च इसको करना। पर इस बंदे ने ना कुछ ऐसी बात बोल दी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट लेजरस जी को पसंद नहीं आई। लेजरस ने इसको अपोज करते हुए अपनी भी थ्योरी दे दी। पहले आता है हेंस सेले, फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट मतलब बॉडी की समझ रखने वाला इंसान। इसने क्या बोला? ये कहता है भाई स्ट्रेस पता है क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू एनी डिमांड। मतलब कि स्ट्रेस हर कोई सेम तरीके से एक्सपीरियंस करता है। हेंस सेले ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो क्या थी? गैस मॉडल। तो हम सीधा उस टॉपिक पर चलते हैं, गैस मॉडल पर आते हैं। बीच में सब कुछ करेंगे, डोंट वरी, मैं बता रहा हूं तुम्हें, वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम सब समझोगे। गैस मॉडल समझो पहले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉजिक है पहले ये करने का। आई विल टेल यू। गैस मॉडल हेंस सेले ने दिया। हेंस सेले ने क्या बोला? एक सिमिलर पैटर्न ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्स होता है सभी लोगों में, सिर्फ लोगों में नहीं, जानवरों में भी। ये पता क्या बोल रहा है? मैं जिस तरीके से स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करूंगा, मेरी बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड करेगी, तुम्हारी बॉडी भी सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। और सिर्फ हम नहीं, जानवरों की बॉडी भी सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी स्ट्रेस के खिलाफ। और एक सिचुएशन नहीं, सभी सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन ये हो या वो हो, चाहे मम्मी ने डांटा या पापा ने चाटा मारा या एक्सीडेंट हो गया या पेपर में फेल हो गए, ब्रेकअप हो गया, हर सिचुएशन में एक इंसान सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस के प्रति। ये बात बोली हेंस सेले ने, ये बात चुभी थी लेजरस को, और उसके बाद उसने अपनी थ्योरी दी, मैं बताऊंगा उसने क्या बोला। उसको इससे बिल्कुल अपोजिट है लेजरस की थ्योरी, ठीक है। तो हम पहले हेंस सेले की बात समझते हैं। हेंस सेले ने क्या किया? इसने पहले एक्सपेरिमेंट करा रैट पे, चूहों पे किया, बंदरों पे किया, इंसानों पे किया, बहुत सारे जानवरों के पे करने के बाद इंसानों पे भी किया इसने एक्सपेरिमेंट। तो उसको समझ आया कि सभी लोग स्ट्रेस के प्रति सेम तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और वो सेम पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स था ये, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन। मतलब वो कह रहा है जैसे ही कोई स्ट्रेसर जिंदगी में आया, एनवायरमेंट में कुछ ऐसा हुआ, कोई स्ट्रेसर आया, तो क्या होगा? तुम्हारी बॉडी सीधा चले जाएगी फर्स्ट स्टेज में, जो कि है अलार्म रिएक्शन। इसमें होगा क्या
एक चीज ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत नंबर गवाते हैं, पता है क्यों? साइकोलॉजी घुसा देते हैं। भाई ये फिजियोलॉजिस्ट है, तुमने साइकोलॉजी की बात ही नहीं करनी यहाँ पे। अभी के लिए एज्यूम करो बायो का लेक्चर दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? इसने क्या बोला, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सिर्फ वो लिखेंगे हम। तो अलार्म रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही स्ट्रेसर आता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ना दो ग्लैंड्स होती हैं, एड्रेनाइन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेनाइन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं, इसको एक साथ लिखा है, एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम। ये दो ग्लैंड्स जब एक्टिवेट होती हैं तो क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ये दो ग्लैंड्स एक्टिवेट होने के बाद अपने अपने रिलेटेड हार्मोन सिक्रीट करती है, वो एड्रेनाइन का रश देती है हमें, और दूसरी ग्लैंड हमें कोर्टिसोल रिलीज करवाती है। तो बेसिकली एड्रेनाइन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं अलार्म रिएक्शन में, और हमारे अंदर हार्मोन्स पैदा होने चालू हो जाते हैं, जिसमें सबसे स्पेशल हार्मोन कौन सा होता है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाती है। बस इतना ही अलार्म रिएक्शन। तो व्हाट इज अलार्म रिएक्शन? अलार्म रिएक्शन में हमारी बॉडी में दो ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रही हैं और हमारे अंदर हार्मोन रिलीज होने चालू हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन कोर्टिसोल, और वो क्या करता है, हमें फाइट या फ्लाइट के लिए रेडी कर देता है, या लड़ो या भागो। फिर अब क्या होता है, अब आता है रेजिस्टेंस का फेज। अब हम लड़ रहे हैं स्ट्रेस से, डील कर रहे हैं स्ट्रेस से। पर एक बात ध्यान से सुनो, जब अच्छा एज्यूम करो तुम ट्रैफिक जाम में फंसे हो, ठीक है, बहुत बड़ा जाम लगा है, चाहे तुम जितने मर्जी रईस हो, अपनी गाड़ी को तुम बंद करोगे। कोई भी अच्छा ड्राइवर जाम में बीच बीच में अपना एसी कम कर देगा, गाड़ी बंद कर देगा, पता है क्यों? फ्यूल बचाने के लिए। तुम्हें पता थोड़ी है कितना लंबा जाम है? अबे क्या पता तुम्हें पूरा दिन अपनी गाड़ी में बिताना पड़ जाए, तो पेट्रोल तो चाहिए ना, ताकि एसी चल पाए, ताकि गाड़ी चल पाए, थोड़ी आगे जा पाए, वरना फंस जाओगे रोड पे। तो जैसे एक अच्छा ड्राइवर बीच बीच में अपनी गाड़ी को बंद करता है अपना फ्यूल बचाने के लिए, ऐसे ही हमें नहीं पता स्ट्रेस कितना लंबा चलेगा। ये जिंदगी आसान थोड़ी है, स्ट्रेस तो देती रहती है। या एक ही स्ट्रेसर लंबा चलेगा या दूसरा स्ट्रेसर आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में एक मैसेज भेजता है कि ओ भाई ध्यान से, बॉडी की जो रिसोर्सेज है, ये जो कोर्टिसोल तुझे मैंने दिया है, अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं करता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर, सोच समझ के इस्तेमाल कर। तो कॉशियस यूज ऑफ बॉडीज रिसोर्सेज हम करते हैं रेजिस्टेंस की स्टेज में, ठीक है? तो रेजिस्टेंस की स्टेज मतलब हम स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हो क्या रहा है बॉडी के अंदर, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में एक मैसेज भेजता है, भाई ध्यान से, खत्म नहीं कर देने रिसोर्सेज को, कॉशियसली इस्तेमाल करना है। ये होगा रेजिस्टेंस। तीसरी स्टेज एग्जॉशन। एग्जॉशन क्या होता है? अब जैसा मैंने बोला, लाइफ में स्ट्रेस आता रहता है, एक स्ट्रेस लंबा खिंच जाता है और स्ट्रेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम आ जाते हैं तीसरी स्टेज में, जिसका नाम है एग्जॉशन। मतलब कि कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द सेम स्ट्रेसर और द एडिशनल स्ट्रेसर ड्रेन्स द बॉडी ऑफ इट्स रिसोर्सेज। हमारी बॉडी की रिसोर्सेज खत्म होने लगती हैं, धीरे 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 ऐसा टाइम आ जाता है कि बॉडी की सारी रिसोर्सेज खत्म हो गई। ये जो हमें एनर्जी का सोर्स मिला था स्ट्रेस से डील करने के लिए, कोर्टिसोल, खत्म हो गया, वो एड्रेनालाइन का रश खत्म हो गया। अब बॉडी में कोई रिसोर्स बची नहीं है जो हमें लड़वा पाए, जो फाइट या फ्लाइट हमें करवा पाए। तो इसीलिए ये लाइन यहां पर लिखी है कि ऑल द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स दैट वर इन्वॉल्वड इन अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों स्टेजेस में जो जो हमें एनर्जी मिली थी ना, कि हाँ हम बचाएंगे तुम्हें, कोर्टिसोल कह रहा था भाई हाँ स्ट्रेस से लड़ते हैं, रेजिस्टेंस में हम लड़ रहे हैं, वो सारे सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाते हैं, अब कोई काम के नहीं रहते। और उसकी वजह से क्या होता है, द पर्सन बिकम मोर प्रोन टू स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें तुम्हारी हार पक्की है। इसीलिए बाकी जिंदगी में कोई भी लड़ाई लड़ लो, स्ट्रेस से मत लड़ना। स्ट्रेस को जितना जल्दी से जल्दी कोप कर लो, उससे बाहर निकल जाओ, उतना ही अच्छा है। वरना अगर स्ट्रेस लगातार चलता रहा तो अकॉर्डिंग टू हेंस सेले तुम्हारी बॉडी को वो खराब करके ही जाएगा। लास्ट स्टेज एग्जॉशन ही है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाई साहब बताना चाह रहे थे अपने मॉडल में। तो क्या था मॉडल? अलार्म रिएक्शन से होते हुए एग्जॉशन तक एक बंदा आ जाता है, बॉडी में कुछ हार्मोन पैदा होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, स्ट्रेस से लड़ पाते हैं, जिसकी वजह से लड़ने की कोशिश करते हैं, बॉडी कहती है कॉशियस यूज करना है रिसोर्सेज का, और फाइनली जब स्ट्रेसर लगातार चलता रहता है तो एक समय ऐसा आता है रिसोर्स खत्म हो जाएगी और फिर तुम्हें बीमारियां होने के चांस हो जाएंगे स्ट्रेस के रिलेटेड वाली। ये था इसका मॉडल। क्या क्रिटिसिज्म देते हैं हम इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसने सिर्फ फोकस किया फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे। क्या करे बच्चा, मतलब बंदा, उसकी भी गलती नहीं है, बेचारा था ही फिजियोलॉजिस्ट, उसको साइकोलॉजी का पता ही नहीं था। तो हमने इसको क्रिटिसाइज किया कि भाई स्ट्रेस पे बात कर रहा है, हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है, साइकोलॉजी का टॉपिक है, ऐसे कैसे फिजियोलॉजी बता दी, साइकोलॉजिकल रोल ही नहीं है कोई। लेजरस बताएगा इसको, ये लेजरस का ही पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना? तो लेजरस क्या बोलता है, मतलब इसको और क्रिटिसिज्म क्या मिलता है कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्स इतना भी जनरल नहीं होता।
अबे जरूरी थोड़ी है हर कोई पहले अलार्म में, रेजिस्टेंस में, एग्जॉशन में जाएगा ही जाएगा, और हर किसी की बॉडी सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी कि आपको भी पसीने आएंगे स्ट्रेस में, मुझे भी पसीने आएंगे, आपको भी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, मेरी भी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, और उतनी ही बढ़ेगी जितनी आपकी बढ़ेगी। इतना भी जनरल नहीं है, इतना भी मतलब ऐसा बेसिक नहीं है जितना तुमने बता दिया कि जानवर सेम करते हैं, इंसान भी सेम करते हैं, हर स्ट्रेसर पे सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। नो, ऐसा नहीं है। तो दो क्रिटिज्म है कि इतना जनरल नहीं है और सिर्फ फिजियोलॉजी पे असर था, मतलब फोकस था, साइकोलॉजी पे फोकस इसका नहीं था। दैट इज ऑल फॉर दी लेजरस का मॉडल, आई मीन हेंसेले का मॉडल, गैस मॉडल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। अब हम इसका अपोजिट मॉडल स्टार्ट करेंगे जो कि है लेजरस का दिया हुआ मॉडल। इस चैप्टर का हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। अब इसको ना बहुत ध्यान से समझना, इस बंदे ने इतनी बढ़िया बात बोली है कि अगर तुमने ये बात समझ ली तो तुम्हारा स्ट्रेस को देखने का नजरिया पूरा बदलने वाला है ना। हेंसेल ने क्या बोला? हेंसेल ने बोला कि भाई स्ट्रेस तो सिमिलर पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज है, हर किसी को स्ट्रेस होगा, जब स्ट्रेसर आया तो स्ट्रेस तो होना पक्का है, और सबको स्ट्रेस होगा, सेम तरीके से स्ट्रेस होगा, बॉडी सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। ये कहता ना बेटे ऐसा नहीं है। किसने बोल दिया तुम्हें ऐसा होता है? अब मेरी बात को सुनो, लेजरस क्या बोल रहा है, ये भाई साहब हमें क्या बताना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेजरस, स्ट्रेस डिपेंड करता है तुम्हारे परसेप्शन पे। मैं कह रहा हूं तुम्हारे दोस्त को सेम सिचुएशन में भयंकर स्ट्रेस हो सकता है, पर यह भी पॉसिबल है कि उसी सेम सिचुएशन में तुम्हें स्ट्रेस हो ही ना। तो ये बात लेजरस बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी स्ट्रेस में हमारी कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन का कितना बड़ा रोल होता है। इसको इसने कैसे समझाया? इसको इसने समझाया अपनी थ्योरी को दो हिस्सों में बांट के, प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल में बांट के। थ्योरी का नाम क्या है? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। कॉग्निशन का क्या रोल है स्ट्रेस की प्रोसेस में। और ये क्या बताता है, हम एक इंसान दो तरीके के अप्रेजल करता है। अप्रेजल शब्द का मतलब पता है क्या होता है? अप्रेजल वर्ड का मतलब होता है असेसमेंट। तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, एक इंसान इंटरप्रेट करता है, असेस करता है दो लेवल पर। पहला असेसमेंट का नाम है प्राइमरी अप्रेजल, सेकंड असेसमेंट का नाम है सेकेंडरी अप्रेजल। ऑब्वियसली पहले असेसमेंट में, प्राइमरी असेसमेंट में हम क्या करते हैं? पहले अप्रेजल में अपने एनवायरमेंट का असेसमेंट करते हैं, और सेकेंडरी अप्रेजल में हम किसका असेसमेंट करते हैं? अपना खुद का। यू एवेल्युएट योर ऑन सेल्फ। तुम खुद को असेस करते हो, खुद का अप्रेजल करते हो, और प्राइमरी में एनवायरमेंट का अप्रेजल करते हो। कैसे? अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, समझो। देखो, प्राइमरी अप्रेजल मतलब हमारी जिंदगी में कुछ चेंज हुआ, है ना। जब तक चेंज नहीं है तब तक स्ट्रेस होता है क्या? भाई मैंने क्या बोला था, ये तुम्हारी जिंदगी चल रही है, कोई इवेंट आया जिंदगी में, कोई इवेंट आएगा तभी तो स्ट्रेस होगा ना यार, कुछ तो चेंज होगा तभी तो स्ट्रेस होगा। तो वो जो चेंज है ना, हम उस चेंज को परसीव करते हैं, और पावर यहीं पर ही है सारी, कि हम कैसे उसको परसीव कर रहे हैं। जिंदगी में तुम्हारी हुआ ब्रेकअप, फॉर एग्जांपल तुम्हारी जिंदगी में ब्रेकअप हुआ। अब मैंने बोला कि भाई ब्रेकअप के बाद जो तुम रिस्पॉन्सेस करोगे उसको स्ट्रेस कहा जाता है। अरे मेरे भाई, कोई इंसान ये भी तो कर सकता है कि उस ब्रेकअप को नेगेटिवली परसीव ही ना करे। प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है? प्राइमरी अप्रेजल मतलब परसीविंग द न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज ईदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। हमारे पास तीन ही तो ऑप्शन होते हैं ना। मेरी जिंदगी में कुछ हुआ, मैं उसको या तो पॉजिटिवली परसीव करूंगा, या नेगेटिवली परसीव करूंगा, या न्यूट्रली परसीव करूंगा। ये कह रहा है कि भाई पावर यही है तुम्हारे पास, तुम्हारी कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। रियलिटी तो वही है जो हो गया, हम कैसे उसको समझ रहे हैं, कैसे उसको देख रहे हैं, वो नजरिए में असली पावर है। अगर मैं ऐसे देखूं कि हे भगवान छोड़ के चले गई, क्या करूंगा, क्या होगा मेरा, अब तो मैं किससे बातें मारूंगा, है। पर अगर मैं ऐसे परसीव करूं कि अबे ये मुझे स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशन में छोड़ गई, मतलब ये तो ठीक ही नहीं थी यार। अगर, और ऐसा मत बोलना कि लड़की का बात कर रहा है, भाई लड़का भी छोड़ के जा सकता है, ठीक है। कहीं कमेंट में लिख दो कि हे भगवान ये बंदा फेमिनिस्ट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल कोई लौंडा छोड़ के चले गया, ठीक है। लेट्स से कोई लड़का छोड़ के चले गया, लड़की कह रही है ये तो यार छोड़ के चले गया, मैं क्या करूंगी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी था। तो तुमने नेगेटिवली परसीव किया, तुम्हें पक्का स्ट्रेस होगा। पर अगर तुम इस परिस्थिति को परसीव ही पॉजिटिवली करो कि अबे मेरे जैसी ग्रीन फ्लैग को छोड़ के चले गया, ये तो था ही रेड फ्लैग, है ना, ग्रीन फ्लैग भी क्या, मैं तो पूरी ग्रीन गार्डन हूं, एक लड़की ऐसा सोचे, तो फिर वो पॉजिटिवली परसीव कर रही है ना यार, कि मैं, मेरा लॉस थोड़ी है, तेरा लॉस है, तू छोड़ के गया है, अब तेरे को मिलेगी कोई रेड फ्लैग और फिर पछताई हो। अगर तुम ऐसे परसीव करोगे तो स्ट्रेस होगा? नहीं होगा। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हें यहां पर, कि पावर तुम्हारी परसेप्शन में है। लेजरस क्या बोल रहा है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को तुम तीन तरीके से परसीव कर सकते हो, पॉजिटिवली, नेगेटिवली या न्यूट्रली। न्यूट्रल परसीव करो तो भी स्ट्रेस नहीं होगा।
पॉजिटिव परसीव करोगे तो स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं होगा। स्ट्रेस कब होता है? जब हम किसी परिस्थिति को नेगेटिवली परसीव कर लें अपने दिमाग में। अब अगर तुमने किसी परिस्थिति को नेगेटिवली परसीव कर लिया तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब तीन चीजें हैं। या तो वो हार्म की परिस्थिति है, हार्म मतलब कुछ घटना घट चुकी है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप हो गया ना, ब्रेकअप हो गया, तब तुम उसको नेगेटिवली परसीव कर रहे हो कि भाई हार्म है, मेरे ऊपर कुछ हार्म हो गया। हालांकि तुम ये भी है कि उसको परसीव ना करो एज अ हार्म, बट अगर कोई नेगेटिवली परसीव करता है तो उसका मतलब ये तीन चीजें होती हैं। कुछ गलत जो हो चुका है, थ्रेट मतलब कुछ गलत जो होने वाला ही है, थ्रेट एज द असेसमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज, और चैलेंज का मतलब क्या होता है? टफ सिचुएशन। तो थ्रेट और चैलेंज में क्या फर्क है? चैलेंज का मतलब होता है मुश्किल सिचुएशन जिसमें हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एटलीस्ट अगर मैं कोशिश करूंगा तो इसको ओवरकम कर सकता हूं, ऑप्शन है मेरे पास, चांस है। थ्रेट के केस में हम पहले ही हार मान के बैठे होते हैं। थ्रेट के केस में हमें लगता है अब तो पक्का मैंने हारना ही है, अब तो पक्का कुछ गलत होने ही वाला है। तो हार्म, थ्रेट और चैलेंज, ये तीन टाइप है किसके? नेगेटिव एनवायरनमेंट के। मतलब कि हम नेगेटिव किसी चीज को तब परसीव करते हैं अकॉर्डिंग टू लेजरस, जब या तो हमारे साथ कुछ गलत घट चुका है, हार्म, गलत घटने वाला है, थ्रेट, और गलत हो सकता है और नहीं भी, चैलेंज, टफ सिचुएशन। ठीक, तो प्राइमरी अप्रेजल में इतना ही था। नहीं समझ आया एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके देख लेना, पक्का समझ आ जाएगा। फिर भी डाउट रहे कमेंट कर लेना। प्राइमरी अप्रेजल, चेंजिंग एनवायरनमेंट को परसीव किया पॉजिटिवली, नेगेटिवली या न्यूट्रली। अब मान लेते, वैसे तो स्ट्रेस की गेम यही खत्म हो गई। अगर तुमने नेगेटिवली परसीव किया ही नहीं तो स्ट्रेस की सारी गेम यही खत्म हो जाएगी। पर मान लेते हैं तुमने नेगेटिवली परसीव कर भी लिया, तो भी स्ट्रेस की जो पूरी जर्नी है ना वो यहां पर खत्म नहीं होती। अब आता है हमारा सेकेंडरी अप्रेजल, और सेकेंडरी अप्रेजल में हम किसको इवेल्युएट करेंगे? खुद को। मतलब अपनी कोपिंग एबिलिटीज को और अपनी रिसोर्सेस को। एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक मैं हूं और एक मेरे साथ एक बहुत बड़ा कोई रईस ज्यादा है। ठीक है, मेरे पास मेरी एक ही गाड़ी है, मेरे पास एक ही गाड़ी है, पर इस भाई साहब के पास मान लो कि 100 गाड़ियां हैं। अब मेरे पास एक गाड़ी है और मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो मुझे ज्यादा स्ट्रेस होगा या जिसके पास 100 गाड़ियां उसको ज्यादा स्ट्रेस होगा? क्या लगता है भाई? मुझे ज्यादा स्ट्रेस होगा, मेरी एक ही गाड़ी है, वो बड़ी मेहनत से कमाई है भाई। वो गाड़ी अगर चोरी हो गई तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, उसको इतना स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो मूर्ख हैं वो लोग जो कह रहे हैं कि मनी से कुछ नहीं होता। भाई बहुत कुछ होता है मनी से, मैं नहीं बोल रहा हूं, बुक कह रही है। क्या बोल रही है पता है? स्ट्रेस को मैनेज करने का एक रिसोर्स है मनी। तो पैसा कमाओ, मनी जरूरी है। इवन थेरेपी भी तभी अफोर्ड कर पाओगे अगर मनी होगी तुम्हारे पास। आज के समय पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी भी तो मिलेगी अगर मनी होगी तुम्हारे पास, समझ रहे हो? तो मनी एक रिसोर्स है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो स्ट्रेस मतलब प्राइमरी अप्रेजल के बाद हम सेकेंडरी अप्रेजल पे आते हैं, अपने आप को देखते हैं भाई मेरे पास क्या चीज है। अब मान लो तुम फेल हो गए, तुमने ऐसा हार्म पर ना हो फेल, बट मान लो हो गए, तो फिर क्या करोगे? अब तुम अपने रिसोर्सेज को चेक करोगे, भाई मैं क्या करूंगा, कैसे कोप करूंगा इससे, उस बात को अपने आप को इवैल्यूएट करोगे। अच्छा मेरे पास क्या रिसोर्स है? सिर्फ मनी नहीं होता, सोशल सपोर्ट भी होता है। क्या मेरे माँ बाप सपोर्टिव है? क्या वो मुझे बिठा के बोलेंगे यार मेरा बच्चा कोई बात नहीं अगले साल दोबारा कर लियो, या चप्पल अप्पल आएगी मेरे मुंह पे? तो बेसिकली सोशल सपोर्ट है या नहीं है, कौन सी स्किल्स है मेरे पास जैसे मैं मैनेज कर सकता हूं, और क्या मनी वनी है, क्या रिसोर्सेज है जिससे मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा। इस तरीके से हम इवेल्युएट करते हैं पहले अपने एनवायरनमेंट को और फिर खुद को इन सेकेंडरी अप्रेजल। ऐसे एक इंसान का स्ट्रेस का एक्सपीरियंस बनता है। अगर तुमने नेगेटिवली अप्रेज किया तो स्ट्रेस होगा, उसके बाद भी डिपेंड करता है तुम्हारे सेकेंडरी अप्रेजल पर। अगर किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उसकी कोपिंग एबिलिटीज तगड़ी है, तो सेम नेगेटिव सिचुएशन के बावजूद भी दो लोगों को अलग अलग तरीके से स्ट्रेस हो सकता है। ये प्योरली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है स्ट्रेस का, और टोटली डिपेंड करता है कैसे हमारी कॉग्निशन है, कैसे हम परसीव करते हैं, कैसे हमारा परसेप्शन है हमारे एनवायरनमेंट का और हमारा खुद का। एक इंसान खुद को कैसा समझता है कि वो डील कर सकता है या नहीं, और वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे परसीव कर रहा है, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है उसको स्ट्रेस कैसे होगा, कितना नहीं होगा। दैट इज ऑल फॉर लेजरस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिनेशन स्ट्रेस की हमने कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हेंस सेले का मॉडल, गैस मॉडल, वो हमने कर लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेजरस का कॉग्निटिव थ्योरी, वो हमने कर लिया। अब जब तक चौथा ये टॉपिक कोपिंग वाला नहीं आता ना, तब तक के लिए हमारा पूरा चैप्टर बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। अब मैक्सिमम अगले 10 से 15 मिनट में हम बाकी सारे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत आसान बहुत बेसिक है। तो जैसे ये टॉपिक क्या है भाई? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मतलब ये चार तरीके के स्ट्रेस तुम्हें दिए हैं। फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन हो गया,
नींद पूरी नहीं होती हमें तो हमें जो स्ट्रेस होता है वो फिजिकल स्ट्रेस कहलाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो फिजिकल स्ट्रेस हो गया, है ना। एनवायरमेंटल क्या है, एयर पोल्यूशन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है भाई तुम्हें, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ये सब क्या होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस उसको कहा जाता है। अच्छा साइकोलॉजिकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल मतलब द इंटरनल सोर्सेज ऑफ द स्ट्रेस, मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वो होते हैं जो हर किसी के अपने यूनिक होते हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इसको कहा जाता है, और हर किसी के इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस यूनिक होते हैं। मेरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तुम्हारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जिन चीजों से फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है तुम्हें अलग चीजों से होती होगी, मेरी जिंदगी में अलग कंफ्लिक्ट है, तुम्हारी जिंदगी में अलग कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, मेरे अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलग हो सकती हैं, तुम्हारी अलग हो सकती हैं, तुम्हारा समाज डिफरेंट है, मेरा समाज डिफरेंट है, मेरे मन में जो सामाजिक प्रेशर है वो तुम्हारे मन से अलग होगा। तो ये चारों तरीके के स्ट्रेस सबके अलग होते हैं, इसीलिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को यूनिक कहा जाता है, पर्सनल कहा जाता है, और यह माना जाता है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस को एक इंसान खुद ही अपने दिमाग में अपने आप जनरेट करवाता है। जैसे अब ये चार टाइप समझो। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन मतलब ब्लॉकिंग ऑफ योर नीड्स, जब तुम्हारी कोई नीड पूरी नहीं हो रही होती है उसकी वजह से तुम्हें जो स्थिति महसूस होती है उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। कन्फ्लिक्ट मतलब जब दो इनकम्पैटिबल चीजों के बीच हमें चूज करना पड़े, इनकम्पैटिबल नीड मतलब जो दो चीजें साथ में नहीं जाती हैं, ऐसी दो चीजों में से जब हमें कोई एक चीज चूज करनी हो उसको कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ये सिचुएशन में हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देती है। इंटरनल प्रेशर, अपने आप से एक्सपेक्टेशन, एक बच्चा कह रहा है जी मैं तो 100 में से 100 लेके आऊंगा, 100 में से 100 लेके आऊंगा, अगर एक भी नंबर कम रह गया तो वो बेचारा दुखी हो जाएगा क्योंकि उसने तो बचपन से बोला है मैं तो टॉपर हूं, मैं तो 100 में से 100 ही लाऊंगा। इसको कहा जाता है इंटरनल प्रेशर। मैं तो जी मिलियनेयर बन जाऊंगा 20 साल की उम्र में, इंटरनल प्रेशर, अगर उसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस होता है तो, है ना, कि खुद से जो एक्सपेक्टेशंस है वो जो हमें स्ट्रेस देती हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, इंटरनल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या होता है, सोशल प्रेशर मतलब जब तुम्हें ऐसा मतलब मन में तुम्हारे बोझ हो समाज का, डायरेक्ट समाज बोल नहीं रहा कुछ, पर तुम्हें लग रहा है कि मेरी मम्मी की मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं 90+ लाऊं, इस बात का स्ट्रेस होगा सोशल प्रेशर। मैं चाहता हूं कि मैं 90 लाऊं, उस वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो इंटरनल प्रेशर। मेरा टीचर मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं ये लेके आऊं, सोशल प्रेशर, है ना। नंबर कम आ गए तो वो शर्मा जी के पापा क्या बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो तो भाई ज्यादा नंबर लेके आता है, मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे, सोशल प्रेशर। इट कम्स फ्रॉम द पीपल हु मेक्स एक्सेसिव डिमांड्स ऑन अस, उनकी डिमांड को, दूसरों की डिमांड को पूरा करने का प्रेशर सोशल प्रेशर, अपनी डिमांड्स को, अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का प्रेशर इंटरनल प्रेशर। और फिर एक अलग टाइप आता है हमारा सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस क्या होता है, सोशल स्ट्रेस मतलब जो सामाजिक इंटरेक्शन से आता है, ये टेक्निकल वर्ड है समझना इसको। तीन टाइप के स्ट्रेस हमने पढ़े, फिजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल। साइकोलॉजिकल के अंदर चार, है ना, तो फिजिकल एनवायरमेंटल जो अपनी बॉडी की डिमांड की वजह से हो, फिजिकल एनवायरमेंट में चेंजेस है, एनवायरमेंट। साइकोलॉजिकल मतलब फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर, सोशल प्रेशर। और सोशल स्ट्रेस मतलब कि जब समाज से दिक्कत हो, मतलब इंटरेक्शन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, मम्मी ने चाटा मार दिया, मम्मी से तू मैं हो गई, लड़ाई हो गई, सोशल स्ट्रेस हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये टॉपिक तुमने समझना है, एक बार इसको रीड कर लेना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। ये नोट्स हमारे डिटेल नोट्स हैं, एनसीईआरटी को सब्स्टिट्यूट करने की पावर रखते हैं। बहुत से बच्चों ने सिर्फ इन्हीं नोट्स से पढ़ के बहुत बढ़िया नंबर स्कोर किए हैं, तो इन नोट्स को ले लेना, एक बार इसको रीड कर लेना। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दिखा देगा टू डाउनलोड दिस नोट्स, दीज नोट्स यू कैन चेक आवर वेबसाइट। वो डिस्क्रिप्शन के टॉप वाले जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेना, तुम इस नोट्स पर पहुंच जाओगे। इन जस्ट द प्राइस ऑफ पिज्जा, सातों चैप्टर्स के हमारे डिटेल नोट्स अलॉन्ग विद ऑल द फ्लो चार्ट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूं। यू कैन टेक दिस एडवांटेज, है ना। और हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, कभी कभी वहां पर ऑफर वगैरह चल रहे होते हैं, तो डू ज्वाइन आवर फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी जो आप लोगों के लिए हमने बनाई है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, कि कहां से एक इंसान को स्ट्रेस मिल सकता है। अब देखो, अगर हम नॉर्मली बोलेंगे कि ब्रेकअप से स्ट्रेस हो सकता है, एग्जाम से स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सी और चीजें हर किसी की लाइफ में अलग अलग हो सकती है ना। अब मान लो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अभी पता क्या हुआ, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं था और मैं ये पूरा टॉपिक पहले से पढ़ा चुका था और रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मुझे इस वजह से भी तो स्ट्रेस हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें स्ट्रेस, बहुत सी चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं, पर उसको अगर हम लेके एक शब्द लिखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती। इसलिए हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया, तीन कैटेगरीज दे दी लाइफ के अलग अलग मतलब चीजों को, तीन कैटेगरीज दे दी। पहला, जिंदगी में होने वाले नॉर्मल चेंजेस, वो हमें स्ट्रेस दे सकते हैं। दूसरा, रोजमर्रा की दिक्कतें, हसल्स। और ट्रॉमेटिक इवेंट मतलब कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव इवेंट, जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया
ये पूरा टॉपिक बड़े ही मतलब है ना मोटिवेशन के साथ और पूरे मन से तुम्हें मैंने समझाया, वहां जाके देखा अब रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी, खामा खामा अकेला बोलता गया। ये मेरे लिए क्या होगा, ये है मेरा लाइफ इवेंट, जिंदगी का एक चेंज है, हो गया चल भाई, कोई घटना हो गई, एक बच्चे के फादर की जॉब ट्रांसफर हो गई सडनली किसी दूसरे शहर, क्या है, लाइफ इवेंट है। डेथ ऑफ समवन, ट्रोमैटिक इवेंट है। बाढ़ आ गई कहीं पे, सुनामी आ गई, ट्रोमैटिक इवेंट है। तो जो एक्सट्रीमली नेगेटिव इवेंट होते हैं, कभी कभी होते हैं जिंदगी में, रोज रोज नहीं हो रहे होते, वो ट्रोमैटिक इवेंट। इससे थोड़ा और मतलब अगर हम ले कि यूजुअली होने वाला, ये सबसे ज्यादा रेयर है ना, और इसकी रेयरिटी इसकी लाइफ इवेंट की थोड़ी कम होती है ट्रोमैटिक इवेंट से, और हसल की रेयरिटी सबसे कम होती है। हसल डेली डेली वाली दिक्कतें, लाइफ इवेंट कभी कभी वाली दिक्कतें, और ट्रोमैटिक इवेंट बिल्कुल एक्सट्रीम और बिल्कुल ही कभी कभी वाली बहुत एक्सट्रीम दिक्कतें लाइफ इवेंट। ऐसे इस टॉपिक को समझा जाता है। तो लाइफ इवेंट के लिए चेंजेस एक जरूरी वर्ड है। जिंदगी में होने वाले नॉर्मल चेंजेस, वो जितने ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो, जितने ज्यादा जल्दी जल्दी हो, उतना हमें ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, हमारे रूटीन को ब्रेक करते हैं, इसलिए हमें अपहेबल मतलब दिक्कतें कॉज करते हैं। तो लाइफ इवेंट की वजह से स्ट्रेस होता है। रोज की दिक्कतें, पर्सनल स्ट्रेसेस दैट वी एंड्योर एज एन इंडिविजुअल ड्यू टू द हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ, ये डेली वर्ड लिखना जरूरी है इसके अंदर, वो सबकी अलग अलग होती हैं और इसको हसल कहा जाता है। और पर्सनल क्यों है, क्योंकि मेरी हसल अलग है। मेरे हसल क्या है भाई, लाइव क्लासेस चल रही है मेरी, 2 ग्रुप बैच चल रहे हैं हमारे 12th क्लास के, मैं वो पढ़ाता हूँ, 11th के बैचेस हैं, है ना, इंडिविजुअल बैचेस हैं, बीए की क्लासेस हैं, उसके बाद फैमिली को भी टाइम देना है, फिर ये तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालनी है, ये सब मैनेज करना मेरी हसल है। तुम्हारे लिए अबे यार वो गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को टाइम देना है, उसको अटेंशन नहीं दिया मैंने, वो अलग दुखी हुआ है, नोट्स पढ़ने हैं, इसके नोट्स बनाने हैं, वो कॉपी कंप्लीट करनी है, हॉलीडे होमवर्क पूरा करना है, ये वाला टेस्ट है, वो वाला टेस्ट है, ये सारी तुम्हारी दिक्कतें हैं। तो हसल सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती हैं जिंदगी में, इसलिए उसको पर्सनल स्ट्रेसेस कहा जाता है, जो कि रोजमर्रा की दिक्कतें हैं। और ट्रॉमेटिक इवेंट तुम्हें ऑब्वियसली पता है यार, जिसमें फ्लैशबैक आए, मतलब बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली भयंकर कोई सिचुएशन होती है, उनको ट्रॉमेटिक इवेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। राइट, इजी था टॉपिक, मैंने कह रहा हूं ना, ये चैप्टर बहुत आसान है, बस उन 4 मेन टॉपिक को छोड़ के बाकी बहुत आसान चीजें यहाँ पे तुम्हें बताई जा रही हैं। अगला टॉपिक क्या आ गया, ले भाई और आसान टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन योर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। इसमें हम पढ़ते हैं 4 तरीके के इफेक्ट। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें स्ट्रेस होगा तो क्या इमोशनल इफेक्ट नहीं होंगे, मूड स्विंग नहीं होंगे, या तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, या डिप्रेस्ड महसूस नहीं होगा, या इरिटेबिलिटी नहीं होगी, या सारे नेगेटिव इमोशन महसूस नहीं होंगे, होंगे ना। तो सिंपल है, जब स्ट्रेस होता है तो हमें वो इमोशनली इफेक्ट करता है, हमें वो कॉग्निटिवली इफेक्ट करता है, हमारी कॉग्निशन पे उसका असर देखने को मिलता है, हमारी रैशनल थिंकिंग डाउन चले जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस मतलब आई मीन कंसंट्रेशन डाउन चले जाता है, हमारा डिसीजन मेकिंग की पावर डाउन चले जाती है। तो सारी कॉग्निटिव वर्ड जितने भी तुम्हें पता है, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, वो सब तुम यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। मेंटल ओवरलोड महसूस होता है, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। और बिहेवियरल इफेक्ट क्या होता है, बिहेवियरल इफेक्ट मतलब कुछ हमारे बिहेवियर में जो फर्क दिखता है, जैसे कि हमारी प्रोडक्टिविटी का डाउन चले जाना, अच्छे से सो ना पाना, अनहेल्दी फूड जानबूझ के खाना, हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर, सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर में इंडल्ज हो जाना, तो हमारे बिहेवियर पे असर देखने को मिलता है, हमारी कॉग्निशन पे असर देखने को मिलता है, हमारे इमोशन पे असर देखने को मिलता है, और जो हमने अभी पढ़ा अलार्म रिएक्शन में, बॉडी पे भी तो असर देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर की प्रोसेसेस पे। क्या कोर्टिसोल रिलीज नहीं होता स्ट्रेस से, क्या तुम्हारे अंदर एड्रेनालाइन का रश नहीं होता स्ट्रेस से, क्या तुम्हारी दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती, क्या हैवी स्वेटिंग नहीं होती, तो स्ट्रेस से फिजियोलॉजिकल असर भी होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी है स्ट्रेस के। सिंपल, राइट, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, देखो, स्ट्रेस एंड हेल्थ और स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। अब ये दोनों टॉपिक भी बहुत आसान, बहुत बेसिक है। स्ट्रेस एंड हेल्थ और स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल सिमिलर से टॉपिक है। क्या बताते हैं हमें कि भाई स्ट्रेस ना तुम्हारी हेल्थ को भी डैमेज कर सकती है, और स्ट्रेस तुम्हारे लाइफस्टाइल को भी डैमेज करता है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, कई बच्चे गलत लिख देते हैं कि लाइफस्टाइल खराब होने से स्ट्रेस होता है, होता होगा, यहां नहीं बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है कि स्ट्रेस तुम्हारे लाइफस्टाइल को भी खराब कर सकता है, और स्ट्रेस तुम्हारी हेल्थ को भी खराब कर सकता है। कैसे, इसको समझो। देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेस हमारी हेल्थ को डैमेज करता है। सबसे पहले तो जब ये टॉप क्वेश्चन आए ना, एक बढ़िया से रिसर्च लिख के आया करो। देखो कितनी बढ़िया बात बताई गई है कि रिसर्चर्स ने बताया है कि स्ट्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन 50 to 70% ऑफ द फिजिकल इलनेसेस। मतलब हम मेंटल हेल्थ की तो अभी बात नहीं कर रहे मेरे भाई, स्ट्रेस कैन बी द रीजन बिहाइंड योर फिजिकल इलनेस। पेट में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है
चैप्टर बोल रहा है, रिसर्च बोल रही है 50 to 70% केसेस में डॉक्टर के पास मतलब कोई जा रहा है और डॉक्टर कह रहा है तुझे स्ट्रेस है इसलिए फिजिकल दिक्कतें हो रही हैं, इतना ज्यादा भयंकर है स्ट्रेस तुम्हारे लिए, है ना। इस रिसर्च से अपने आंसर को तुम बढ़िया से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद तुम क्या लिखोगे, स्ट्रेस एंड हेल्थ के अंदर एक टेक्निकल चीज आती है बर्नआउट, इसको मेंशन करना जरूरी होता है। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल के अंदर एक वर्ड आता है पैथोजन, पैथोजन कहां गया, ये रहा पैथोजन, इसको लिखना जरूरी होता है स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल के अंदर। जब इस पे क्वेश्चन आए तो हम पैथोजन वर्ड लिखते हैं, वैसे इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, एमसीक्यू बनता है। और स्ट्रेस एंड हेल्थ पे जब क्वेश्चन आए तो बर्नआउट मेंशन करना जरूरी होता है। क्या होता है समझते हैं। स्ट्रेस हेल्थ को डैमेज करता है, कैसे डैमेज करता है, पहले पैराग्राफ में तो बताया गया है मेंटली कैसे डैमेज करता है और फिजिकली कैसे डैमेज करता है। भाई अगर किसी को स्ट्रेस हो तो उसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग भी खराब हो जाती है ना। कैसे खराब हो जाती है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस तुम्हें महसूस होता है और तुम बर्नआउट की स्टेट तक पहुंच जाते हो, ये अभी बाद में समझेंगे। और फिजिकली कैसे हम परेशान होते हैं, कैसे हमें खराबी करता है, फिजिकल मतलब क्रॉनिक फैटीग रहेगा, एक इंसान को वीकनेस रहेगी, ओवरऑल लो एनर्जी रहेगी। तो अगर किसी को स्ट्रेस है, ये मेंटल हेल्थ खराब हुई, यहां उन्होंने दिखाया कैसे मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, और यहां पे बता रहे हैं इधर वाली लाइन में बता रहे हैं कैसे फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। समझ आया, कुछ भी 2-3 वर्ड लिखा ना कि स्ट्रेस की वजह से फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है जी, मेंटल हेल्थ भी खराब होती है, ऐसे ऐसे हमें पता चलता है ये सिम्टम्स है। और तो और स्ट्रेस हमें बर्नआउट तक भी ले जा सकती है। बर्नआउट क्या होता है सुनो, बर्नआउट मतलब वो ग्लूकोन डी वाली एड देखी है, सूरज पाइप लगा के सारी एनर्जी चूस जाता है, ऐसी ही सिचुएशन है बर्नआउट कि स्ट्रेस वो सूरज जैसा है। स्ट्रेस तुम्हें फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देगा। यहां साइकोलॉजिकली का मेन मतलब है कॉग्निटिवली, कि फिजिकली तुम बिल्कुल तुम्हारी बॉडी की रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, मतलब ड्रेन आउट हो जाएगी। इमोशनली पॉजिटिव इमोशन सारे खत्म हो गए, सिर्फ नेगेटिव इमोशन बचे हैं। साइकोलॉजिकली कोई पॉजिटिव थिंकिंग विंकिंग नहीं है, सिर्फ तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव बिहेवियर्स हो रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हो, सूख चुके हो, ड्रेन हो चुके हो, इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, फिजिकली ड्रेन हो चुके हो। ऐसी स्टेट को जब तुम फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली ड्रेन्ड आउट महसूस कर रहे हो, इसको बर्नआउट कहा जाता है। ठीक है, ये हम लिखेंगे स्ट्रेस एंड हेल्थ वाले टॉपिक में। बाकी ये वाली लाइन तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी जब हम इससे अगला टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, लाइफस्टाइल के अगला वाला टॉपिक, तो ये लाइन तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी। तो ये मैं अभी नहीं करा रहा हूं, उस टॉपिक के बाद अपने आप रिलेट करना कि क्या है इस लाइन में। बैक आके वीडियो को पढ़ना जरूर, या नोट्स में से अपने खोल के देखना मैंने क्यों बोला कि तुम्हें ये लाइन अपने आप समझ आ जाएगी अगला टॉपिक करने के बाद। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड हेल्थ में ये सब लिख दिया। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल में क्या लिखेंगे कि हाँ भाई स्ट्रेस हमारे लाइफस्टाइल को भी परेशान करता है, मतलब खराब कर सकता है। क्यों खराब कर सकता है, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेस का एक इफेक्ट हमारे बिहेवियर पे भी पड़ता है। तो अगर एक इंसान सो नहीं पा रहा, अगर एक इंसान दारू वारू में लग गया, खराब खाना खा रहा है, प्रोडक्टिविटी उसकी डाउन जा रही है, अच्छे काम नहीं कर रहा, प्रोडक्टिव नहीं अपनी जिंदगी में, तो क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल खराब होगा नहीं होगा, है ना। तो स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा रोल है बिहेवियरल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस का, कि क्योंकि स्ट्रेस का बिहेवियर पे भी हमारे असर पड़ता है तो हम खराब बिहेवियर करने लगते हैं, इससे अल्टीमेटली हमारा लाइफस्टाइल ही खराब हो जाता है। तो स्ट्रेस हमें लीड कर सकता है हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर्स को। ऑल्सो स्ट्रेस्ड इंसान अपने आप को पैथोजेंस के साथ एक्सपोज करवाता है। पैथोजन एक बायोलॉजिकल वर्ड है, इस पे कभी कभार एमसीक्यू आता है। ठीक है, एमसीक्यू यहां से बनता है। पैथोजन का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा एजेंट जो तुम्हें बीमार कर सके, जैसे कि वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना, पॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है, पीएच का उसका जो लेवल होता है, तो जो भी कोई चीज तुम्हें फिजिकली बीमार कर सकती है उसको पैथोजन कहा जाता है। अब स्ट्रेस्ड बंदा जंक फूड खाएगा, स्ट्रेस्ड बंदा अल्कोहल ड्रिंकिंग में जाएगा, स्ट्रेस्ड बंदा सोएगा नहीं। स्ट्रेस बंदा जब इतनी गलत हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर कर रहा है तो अपने आप को पैथोजन से भी तो एक्सपोज करवाने के उसके चांस बढ़ गए ना। वही बात यहां पे लिखी है, एज सिंपल एज दैट। अब अगला टॉपिक आता है स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम में हमें क्या बताया जाएगा कि स्ट्रेस कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसके अंदर और भी कुछ बारीकियां हैं, जैसे कि ये टॉपिक कहां से आया, इस सब्जेक्ट से आया, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये वर्ड क्या है, साइकी न्यूरो इम्यूनोलॉजी, माइंड ब्रेन इम्यून सिस्टम। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ऐसा डिसिप्लिन है जो माइंड ब्रेन और इम्यून सिस्टम के रिलेशन को समझने की कोशिश करता है। इस डिसिप्लिन की एक बहुत फेमस स्टडी हुई जिसने क्या बताया, ये बताया, इसको पढ़ो। लोगों को जिनको स्ट्रेस ज्यादा होता है उन लोगों में क्या पाया गया, उनके नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिसिटी कम पाई गई। तो जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं ना, नेचुरल किलर सेल जो मेन इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है वायरसेस को डिस्ट्रॉय करना, है ना, वायरसेस को, बैक्टीरिया को मारना। उनको मारने की जो पावर होती है उसको साइटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है।
तो जिन लोगों में स्ट्रेस ज्यादा था उन लोगों में साइटोटॉक्सिसिटी कम पाई गई। इसको समझाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए ये एक बढ़िया सा डायग्राम सा बनाया है। व्हाइट ब्लड सेल हमारे मतलब इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट होता है, लाइक हमारा इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल से ही मिलकर बना है। व्हाइट ब्लड सेल को टेक्निकली ल्यूकोसाइट कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल में 3 तरीके के सब सेल होते हैं, टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल। अब टी सेल का काम होता है डिस्ट्रॉय करना इन्वेडर को, टी हेल्पर सेल उसकी मदद करते हैं उस काम को करने में, बी सेल एंटीबॉडीज जो हमारे अंदर होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं स्पेसिफिक तरीके के वायरस से, जैसे कैंसरस सब्सटेंस होते हैं ना, कैंसर, ट्यूमर, उनसे कौन लड़ता है, नेचुरल किलर सेल लड़ता है। यहां से अब स्ट्रेस का इंपॉर्टेंट रोल है, इधर वाला एरिया, इसको ध्यान से समझो। वो तो बेसिक बायोलॉजी है कि इम्यून सिस्टम होता क्या है, यहां हमारा मेन फोकस होना चाहिए। स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस अटैक करता है नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिटी को। इस वर्ड का क्या मतलब होता है, साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है इस सेल की लड़ने की पावर। एक इंसान फंक्शन कैसे करता है, खाने की वजह से ना, तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी तभी तो फंक्शन कर पाओगे। ऐसे ही नेचुरल किलर सेल तभी अपना काम कर पाएगा जब उसके अंदर होगी साइटोटॉक्सिसिटी। अब क्या बात बता रही है हमारी रिसर्च, कि जिन लोगों में स्ट्रेस ज्यादा है उन लोगों में नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिसिटी कम हो जाती है। क्या मतलब समझ आया तुम्हें, अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो नेचुरल किलर सेल की लड़ने की पावर, साइटोटॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी तो नेचुरल किलर सेल हमें कैंसर, ट्यूमर वगैरह से नहीं बचा पाएगा। नहीं बचा पाएगा तो अल्टीमेटली व्हाइट ब्लड सेल काम नहीं कर पाएंगे। व्हाइट ब्लड सेल काम नहीं कर पाएंगे मतलब इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। दिस इज हाउ स्ट्रेस अटैक्स योर इम्यून सिस्टम। Now finally we are at the last most important topic of this chapter, that is coping. Coping क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें क्या बताया था स्टार्टिंग चैप्टर में, जब हमारी जिंदगी का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है स्ट्रेसर की वजह से, तो स्ट्रेसर के बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रेसर के बाद स्ट्रेस रिस्पॉन्स होते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कोपिंग। इट कैन बी सिंपली अंडरस्टूड लाइक दिस। जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, यहां पर क्या आया, जिंदगी में आया स्ट्रेसर। स्ट्रेसर के बाद जो हम फील करते हैं वो होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को फिर दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए जो हम करते हैं वो होता है कोपिंग। तो बेसिकली स्ट्रेसर के बाद स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के बाद कोपिंग की जाती है उसको ठीक करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए। तो कोपिंग इज अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। रिएक्शन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस हुआ उसको दोबारा नॉर्मलाइज कर रहे हैं, दैट इज कोपिंग। तो अब आगे इसकी इजी डेफिनेशन लिखी है, क्या होता है कोपिंग, पहले आसान भाषा में सुनो। कोपिंग मतलब जो कुछ भी तुम करते हो अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसको कोपिंग कहा जाता है। व्हाट इज कोपिंग, कोपिंग इज सेट ऑफ सम कंक्रीट रिस्पॉन्सेस जो तुम करते हो, क्यों करते हो, दैट आर इंटेंडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम और रिड्यूस द स्ट्रेस। जो रिस्पॉन्सेस तुम करते हो अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए, उन्हीं रिस्पॉन्सेस को कोपिंग कहा जाता है। और वो सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब डायनेमिक है, मतलब चेंजेबल है। हर सिचुएशन को अलग तरीके से डील करेंगे। मम्मी ने चाटा मारा, अलग तरीके से डील करेंगे। किसी गैर बंदे ने चाटा मारा, अलग तरीके से डील करेंगे। तो कोपिंग सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन है टुवर्ड्स स्ट्रेस। ठीक है, अब इसके बारे में हमें 2 लोगों ने बताया, मतलब 2 थ्योरीज हैं, एंडलर पार्कर की थ्योरी और दूसरी लैजरस फोकमैन की थ्योरी। कोई भी एक समझ लो, दूसरी अपने आप समझ आ जाती है। कैसे, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। क्योंकि लैजरस फोकमैन ने जो प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटेजी में बताया, वही सेम एंडलर पार्कर ने टास्क ओरिएंटेड में बताया। जो इसने इमोशन फोकस में बताया, वही सेम एंडलर पार्कर ने इमोशन ओरिएंटेड बताया। और मैं सिमिलर नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेम। अगर तुम्हें ये समझ आ गई, ये अपने आप समझ आ गई, ये समझ आ गई, ये वाली अपने आप समझ आ गई। तो बेसिकली हमने कोई भी एक थ्योरी समझनी है, दूसरी ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी। तो लेजरस फोकमैन को समझते हैं, ध्यान से सुनना। लेजरस फोकमैन एक सिंपल सी बात बोल रहा था, और एक बहुत बढ़िया सी इस पे लाइन मैंने बनाई थी अपनी क्लास में, ट्यूशन में बच्चों को बताया था। 2 ही तरीके हैं जिंदगी में स्ट्रेस को मैनेज करने के, या तो अपनी परिस्थिति बदलो और या अपनी मनोस्थिति बदलो। अच्छा था ना, या अपनी परिस्थिति बदलो या अपनी मनोस्थिति बदलो, मतलब कि या तो हो जाओ प्रॉब्लम फोकस्ड और या हो जाओ इमोशन फोकस्ड। ईदर चेंज योर सिचुएशन
और चेंज योर इमोशंस अबाउट द सिचुएशन, राइट। तो प्रॉब्लम फोकस होना का मतलब क्या है, एंड लेजर्स फोकस हमने क्या बता रहे हैं भाई, दो ही तरीके हैं, या तो मेहनत कर और जो सिचुएशन तुझे स्ट्रेस दे रही है उस सिचुएशन को ही बदल दे, और या फिर अपने इमोशन को उस सिचुएशन के प्रति जो तेरे मन में इमोशन है तो उन्हें ही बदल ले। आसान भाषा में समझे तो ऐसे हम समझ सकते हैं प्रॉब्लम फोकस इमोशन फोकस को। अब प्रॉब्लम फोकस को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, इधर देखो। प्रॉब्लम फोकस मतलब अटैक करना प्रॉब्लम को ही। प्रॉब्लम फोकस मतलब अपने कुछ ऐसे बिहेवियर करना जैसे कि तुम इंफॉर्मेशन ले रहे हो उस दिक्कत के बारे में, उसकी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तुम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उस इवेंट को, उस परिस्थिति को, सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज प्रॉब्लम फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड अ प्लान एंड फॉलोड इट। तुमने एक प्लान बनाया और उसको फॉलो किया। अब एग्जाम है, दो तरीके हो सकते हैं एग्जाम्स की स्ट्रेस को डील करने के। एक तो भाई पढ़ो जो तुम अभी कर रहे हो, वेल डन, गुड वर्क, यू आर डूइंग प्रॉब्लम फोकस अप्रोच। तुमने यूट्यूब पे वीडियो खोली, तुमने सेक्शॉर्ट्स की वीडियो ओपन करी, तुम नोट्स खरीदोगे, तुम पढ़ने की कोशिश करोगे, अपनी बुक से पढ़ोगे, व्हाटएवर जो भी तुम कर रहे हो, ये प्रॉब्लम फोकस तरीका है। तुम समझ रहे हो, तुम सॉल्यूशन पे जा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, पेपर आ रहा है मुझे कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं आता को ही बदल दिया कि हाँ भाई पेपर आ रहा है मुझे सब आता है, प्रॉब्लम फोकस। दूसरा तरीका हो सकता है इमोशन फोकस, जो तुम्हारे दोस्त में फोन करके बोलते होंगे, अबे क्या हो गया पेपर ही तो है, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, है ना। ये सब चीजें होती हैं इमोशन फोकस, अपने मन को बहलाना। पता है तुम्हें भाई डिसाइड कर सकती है, बट इमोशन फोकस का मतलब होता है कि अपने इमोशन को बदलना, नॉट जस्ट बदलना। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। देखो समझो इस बात को, अगर मेरा पेपर है और मैं पढ़ने को छोड़कर और जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब इमोशन फोकस में आ सकता है। कैसे, मैं रोने लग गया, इमोशन फोकस। मैं गुस्सा कर रहा हूं किसी पे, वेंटिंग, इमोशन फोकस। मैं नंब हो गया, चुप हो गया, सहम गया, इमोशन फोकस। तो रोना, वेंट करना, नंबनेस महसूस करना, इमोशनल ओवरलोड महसूस करना, गुस्सा करना, इरिटेट हो जाना, ये सब इमोशन फोकस के अंदर आ जाता है। कुछ भी करके अगर कोई गुस्सा भी करता है, रोता भी है, तो अल्टीमेटली उसका स्ट्रेस उससे कम होता ही है। इसीलिए इसको भी एक स्ट्रेटेजी रखा गया, हालांकि अच्छी नहीं मानी जाती, अच्छी प्रॉब्लम फोकस ही मानी जाती है, पर किसी किसी स्थिति में हमें यह भी करनी पड़ती है। जैसे मान लो भाई किसी का हो गया ब्रेकअप, अब अगली चले गई या अगला चले गया, तुम क्या उखाड़ लोगे, अब तो वो चले गया ना यार, अब तुम प्रॉब्लम फोकस नहीं कर सकते ना। अब करना पड़ेगा इमोशन फोकस कि भाई जाने दे, उसका लॉस है मेरा लॉस नहीं है, ये हो गया इमोशन फोकस। या रोने लग जाना, दुखी होना, उदास होना, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है ना रोने के बाद, तो इमोशन फोकस उसको कहा जाता है। जो सब कुछ हमारे इमोशन पे, इसमें मेन वर्ड ना ये है, हमारा बहुत कम यहां पर कोशिश होती है इवेंट को बदलने की। हम इवेंट को नहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुद की इमोशनल डिस्ट्रप्शन को लिमिट करने की। अपने खुद के इमोशन पे हमारा फोकस है, अपने मन पे हमारा फोकस है, परिस्थिति पे फोकस नहीं। हम अपनी मनोस्थिति, अपने मन को, अपने दिल को, अपने इमोशंस को बहलाने की, फुसलाने की, चेंज करने की, एक्सप्रेस करने की, वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ इमोशन होता है। और जब हम प्रॉब्लम को चेंज कर रहे हैं, प्रॉब्लम को अटैक कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फोकस होता है। पेपर के लिए पढ़ना प्रॉब्लम फोकस, पेपर को लेकर रोना वगैरह वो सब इमोशन फोकस। तो अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो एंडलर पार्कर की टास्क ओरिएंटेड बिल्कुल सेम है। दिस इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन करना, है ना। तो सेम तरीके से तुम इसको भी डिफाइन कर सकते हो। और इमोशन ओरिएंटेड मतलब वही कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना, इमोशन को फील करना, इमोशन को बदलना स्थिति के प्रति, ये सब इमोशन ओरिएंटेड होता है। एक चीज यहां पर इसने ऐड करी है, एंडलर पार्कर ने एक चीज ऐड कर दी। उसने क्या बोला कि एक मिडवे होता है, इसको कोई अच्छा नहीं मानता, स्टडीज में इसको अच्छा नहीं माना गया, पर एक एडिशनल फीचर है कि कुछ समय के लिए हमें अच्छा महसूस करवाता है, अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। ये क्या होती है, अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी का मतलब होता है स्थिति को अवॉइड करने की कोशिश करना। मतलब ना ही तुम इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो, ना ही तुम इमोशन बदल रहे हो, ना ही तुम प्रॉब्लम को बदल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। पेपर है, ना ही रो रहे हो, ना ही ये बोल रहे हो कि पेपर मैंने देना ही नहीं है, मतलब पेपर के प्रति चेंज ही कर लिया अपना इमोशन, पेपर जरूरी नहीं है। और ना ही तुम पेपर के लिए पढ़ रहे हो। क्या हो रहा है, तुमने दोस्त को फोन कर लिया, तुम बाहर घूमने चले गए। मतलब उस सिचुएशन को, उस थॉट को मन में आने ही ना देना, अबे यार स्ट्रेस हो रही है क्या करूं, चल मूवी देखने चलता हूं, उस टाइम के लिए तो भूल जाऊंगा ना पेपर को। दिस इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी।
राइट। इसमें क्या होता है, मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एंड बेसिकली कॉन्शियस सप्रेशन। यहां पर एक वर्ड अगर मैं तुम्हारे लिए मेंशन करूं कि मेन क्या है लिखना, तो वो ये हो जाएगा, कॉन्शियस सप्रेशन ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट्स एंड देयर रिप्लेसमेंट विद सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स। मतलब कि पेपर के बारे में सोचना ही ना और मूवी देखने लग जाना। गर्लफ्रेंड की याद आ रही है जो छोड़ के चले गई फॉर एग्जांपल, उसके बारे में सोचना ही ना और कुछ और करने लग जाना, दैट इज नाउ अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। जब तक तुम मूवी देख रहे हो, जब तक तुम अपना उस थॉट को दबाया हुआ है, कुछ और कर रहे हो, तब तक ध्यान में नहीं आएगा, पर जैसे ही वो एक्टिविटी खत्म हुई दोबारा से वही थॉट दिमाग में आ जाएंगे। इसीलिए अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, ना ही इमोशन को इतना अच्छा समझा जाता है। प्रॉब्लम फोकस इज द बेस्ट अप्रोच, उसी को हमें मानना चाहिए, टास्क ओरिएंटेड वगैरह। एक चीज का ध्यान रखना, अगर लेजरस स्पोकमैन पे क्वेश्चन है तो वर्डिंग ये यूज करोगे, प्रॉब्लम फोकस, इमोशन फोकस। अगर एंडलर पार्कर का है तो वर्डिंग चेंज हो जाएगी, हेडिंग चेंज हो जाएगी, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, अंदर का कंटेंट बिल्कुल सेम लिख सकते हैं। और इसने 3 दिए हैं, अवॉइडेंस ऐड किया है, उसने सिर्फ 2 ही बताए थे। आई होप कोपिंग का टॉपिक तुम्हें समझ आया होगा। अब इस चैप्टर में ना सिर्फ हमारे 2 टॉपिक बचे हैं जो कि बहुत बेसिक है, लास्ट 2 टॉपिक, तो इसको हम समझते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक, अब बेसिक वाले टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक तुम्हारे हो गए, ठीक है। बेसिक टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, ये क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक में भी 3 चीजें तो बहुत आसान है समझनी, इसमें 3 चीजें बेसिक हैं और 3 चीजें टेक्निकल हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। क्या क्या बेसिक है? रिलैक्सेशन टेक्निक, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, मसल रिलैक्सेशन करो, उससे स्ट्रेस कम होगा। मेडिटेशन करो, मतलब फोकस अटेन करो, एक चीज पे फोकस बना के रखो, उससे स्ट्रेस कम होगा। तीसरा बेसिक, एक्सरसाइज करो, अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। ये सब बेसिक बातें तुम लिख सकते हो, तुम्हें नंबर पक्का मिलेंगे। अपने आप एक्सरसाइज को डिफाइन कर दो, बॉडी चलती है, बॉडी में अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, एक्सरसाइज करो, उससे स्ट्रेस कम हो। तो एक्सरसाइज करना हो गया, मेडिटेशन करना हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, ये बेसिक हो गए। और 3 टेक्निकल चीजें बताई गई हैं, वो क्या? आप इसको ध्यान सुनो। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होती है? जिसमें हम अच्छी चीजें इमेजिन करते हैं, अपने मन में अच्छी इमेजेस, अच्छी मेमोरी वो लेके आओ, उससे भी तुम्हारा स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है। प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे, जो बोलते हैं ना पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैं ये कर सकता हूं, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें मेन वर्ड क्या है? इमेजरी, इमेजिनेशन के थ्रू अपने मन को बहलाने की कोशिश करना, अच्छी चीजें इमेजिन करना और हम अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, ये सोचना, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इसको कहा जाता है। अच्छी चीजें इमेजिन करके भी हमारा स्ट्रेस कुछ समय के लिए कम होता है। हैबिट बना लेंगे तो ओवरऑल हमारा माइंड उस तरीके से सोचने लगता है। तो इमेजरी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू ये हो सकता है। अब इसके बाद 2 टेक्निकल चीजें हैं, यहां पर अपना थोड़ा सा हम पेस स्लो डाउन करेंगे और इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बायो फीडबैक और कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। बायो फीडबैक पे तो कई बार ना सीबीएसई ने अलग से भी क्वेश्चन दिए हैं। तो बायो फीडबैक क्या होता है? अपनी खुद की बायोलॉजी का खुद को फीडबैक देना। समझो 3 स्टेजेस होती हैं इसमें। पहली स्टेज होती है अवेयरनेस डेवलप करवाना। हर इंसान में अलग अलग तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं जब वो स्ट्रेस में जाता है। हैंस एलन ने गलत बोला था, सब में सेम नहीं होते, कुछ कुछ अलग अलग सब में होते हैं। जैसे जब मुझे स्ट्रेस होता है मेरी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं, किसी दूसरे इंसान को पसीने ज्यादा आने लगते होंगे, दिल की धड़कनें उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती होंगी जितनी मेरी बढ़ती हैं। अलग अलग हर किसी का एक फिजियोलॉजिकल पैटर्न है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान में क्या होता है, उसकी ब्रीदिंग रैपिड हो जाती है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसको स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा। तो तुमने नोटिस किया, पहली स्टेज नोटिस करना कि जब जब मैं स्ट्रेस में होता हूं मेरी बायोलॉजी में क्या चेंजेस आते हैं। मैंने 3 चीजें नोटिस कर ली, रैपिड ब्रीदिंग होती है, हार्ट रेस करने लग जाता है और स्वेटिंग हैवी होने लग जाती है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेज 2 में मैं सीखूंगा इसको कंट्रोल करने की टेक्निक्स। स्टेज 2 में मैं जब नॉर्मल कंडीशन होगी, स्ट्रेस में नहीं, जब नॉर्मल जिंदगी कंडीशन में हूं तब मैं टेक्निक सीखूंगा कि यार दिल की धड़कनों को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, ब्रीदिंग को नॉर्मल कैसे किया जाता है, अच्छा अगर हमारा स्वेटिंग आ रही हो तो उसको कैसे रोका जाता है। मैंने कुछ टेक्निक सीखी अपने आप, है ना, कुछ कोशिश करी, कुछ मैंने दिमाग लगाया कि इसको कैसे ठीक करूं, और फिर मैं तीसरे में क्या करूंगा, उसको अप्लाई कर दूंगा। जब मुझे जरूरत पड़ेगी अब आगे से तब मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। सिंपल, दिस इज बायो फीडबैक। हम यहाँ पे सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, अब बाकी सब में हम स्ट्रेस को होने से ही रोक रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जब स्ट्रेस हो तो अपने सिम्टम्स को कैसे काबू किया जाए उसके थ्रू भी हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस है ही हमारे रिस्पॉन्सेस। स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को ही तो कहा जाता है। स्ट्रेस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस। तो हम अपने सिम्टम्स को ही ठीक कर लेंगे। कैसे? 3 स्टेजेस हैं, पढ़ो। पहला स्टेज, डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, फॉर एग्जांपल हार्ट रेसिंग वगैरह, हार्ट रेट जैसे कर रहा है, कितना बढ़ रहा है। दूसरा स्टेज, लर्निंग टू कंट्रोल दीज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन क्वाइट कंडीशंस। नॉर्मल लाइफ में जब तुम हो तब उसको रोकने की कोशिश करो, उसको सीखो कैसे मैनेज करते हैं। और तीसरा,
ट्रांसफर दैट कंट्रोल इनटू कंडीशंस ऑफ एवरीडे लाइफ। जब जब नीड पड़े ट्रांसफर करो उस कंट्रोल को जो तुमने सीखा है उसको, मतलब अप्लाई करो इन शॉर्ट, है ना। तो अप्लाई करना, ट्रांसफर करना उस लर्निंग को अपनी एवरीडे लाइफ में, पहले सीखना, लर्निंग करना और पहले अवेयर होना। अवेयर हो गए कि क्या चेंजेस आते हैं, सीखा उसको कंट्रोल करना और अप्लाई कर दिया जब जब नीड हो। दिस इज कॉल्ड बायोफीडबैक। सिमिलर टू दिस इज आर कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। ये क्या होती है? कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में बताया गया है कि भाई लास्टली अगर तुम्हें अपने आप से ये सब करके स्ट्रेस मैनेज ना हो तो थेरेपिस्ट के पास जाओ। थेरेपिस्ट के पास जाकर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तुम ले सकते हो, जिसकी टेक्निक्स तुम्हारी स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेंगी। जैसे कि इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ये तुम अपने आप समझ जाओगे जब तुम चैप्टर 5 को पढ़ लोगे। ये दो थेरेपीज का कॉम्बिनेशन होता है, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। इसका बेसिक आइडिया क्या है, तुम अपने गलत बिहेवियर को, माल अडेप्टिव बिहेवियर्स को अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करते हो, और तो और इरेशनल बिलीव्स को रैशनल बिलीव्स के साथ चेंज करने की कोशिश करते हो। ये दो इस पूरी बिहेवियरल मतलब थेरेपी की टेक्निक के मेन सार होते हैं। अपने गलत बिहेवियर्स को अच्छे में चेंज करना और अपनी गलत थिंकिंग को अच्छी थिंकिंग से रिप्लेस करना। ये कैसे होता है, ये भी 3 स्टेजेस में होता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू बायोफीडबैक ओनली। देखो कैसे, पहले में असेसमेंट होता है कि दिक्कत क्या है, दूसरे में हमें स्ट्रेस रिडक्शन की टेक्निक बताई जा रही है, और तीसरा है उसको अप्लाई करना, है ना, सिंपल। क्या है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि जब हमसे खुद से डील ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को, अपने कॉग्निशन को चेंज कर सकते हैं और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं सीबीटी का यूज करके। गलत बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर में बदलो और इरेशनल बिलीफ को, ये टेक्निकल वर्ड है, रैशनल बिलीफ में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो हमारा असेसमेंट करेगा कि दिक्कत क्या है, क्यों हो रहा है, क्या कॉज है, क्या रीजन है, क्या सोर्सेज है ना, किस तरीके से, क्यों, किस वजह से पैदा हुए, मेंटेन हुए। उसके बाद वो हमें कुछ टेक्निक बताएगा। यहाँ बायोफीडबैक में खुद समझ रहे थे, वहां यहाँ पे थेरेपिस्ट बता रहा है। और लास्ट स्टेज हो गई एप्लीकेशन। बस यहाँ पे 3 पॉइंट है जो बायोफीडबैक में थे। एज सिंपल एज दैट। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक भी खत्म हो गया। इन सब चीजों को करके तुम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। लास्ट आता है हमारा टॉपिक प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या समझना है, जो चैप्टर का नाम था वो तुम्हें यहाँ पर याद आएगा, बट उस पर जाने से पहले दो छोटी सी बातें हैं, उसको समझो। पहले तो पॉजिटिव हेल्थ की डिफाइन कभी कभार एमसीक्यू में आ जाती है, तो कैसे लिखोगे इसको समझ लो। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब डिजीज फ्री होना नहीं है। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है हेल्थ तो तुम्हारी अच्छी है ही है, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी में अपने रिलेशनशिप भी अच्छे हैं और जिंदगी में एक मकसद है। ये मकसद होना क्यों जरूरी है, जिंदगी में पर्पस होना क्यों जरूरी है, ये भी तुम चैप्टर 5 को समझने के बाद अच्छे से समझ जाओगे। जिंदगी में अच्छा पर्पस होना चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारा शरीर हेल्दी होना चाहिए, तब तुम अपने आप को बोलोगे पॉजिटिव हेल्थ, कि हम पॉजिटिवली हेल्दी, ये तब बोल सकते हो। तो पॉजिटिव हेल्थ में ये 3 चीजें आती हैं। ओके, आफ्टर दैट एक टॉपिक यहां पर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी क्या होता है? स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी का टॉपिक कोबासा ने दिया था। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुनो। कोबासा ने रिसर्चेस करी और उसने बताया कि भाई एक बात बताऊं, अभी इस चैप्टर में ऊपर पढ़ा ना कि स्ट्रेस हेल्थ को डैमेज करता है, स्ट्रेस लाइफस्टाइल को डैमेज करता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, साइटोटॉक्सिसिटी कम कर देता है नेचुरल किलर सेल की, इतना भयंकर है स्ट्रेस। एक बात बताऊं, हमारी जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, फिर भी इलनेस बहुत कम है। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी। जिन लोगों को हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है फिर भी लो लेवल ऑफ इलनेस रहती है, ऐसे लोगों के लिए एक शब्द दिया इसने, पर्सनैलिटी टाइपोलॉजी दी, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी। इनको कहा जाता है। ये लोग कैसे बनते हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंट? क्योंकि इनके अंदर हार्डीनेस का ट्रेट होता है, बिकॉज दे हैव द क्वालिटी ऑफ हार्डीनेस। क्या होती है हार्डीनेस की क्वालिटी? हार्डीनेस की क्वालिटी का मतलब होता है 3 C's, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 C, 3 C's, कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज। उन लोगों का स्ट्रेस कुछ नहीं बिगाड़ पाती जिन लोगों के अंदर ये 3 चीजें होती हैं। कमिटमेंट, हर चीज के प्रति कोई भी काम करेंगे कमिटेड रहेंगे, खत्म करके ही मानेंगे, उनका स्ट्रेस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इनको हैबिट है, कमिटमेंट की आदत है, चीजों को सहने की आदत है, दिक्कतों को सहकर पार करने की आदत है, कमिटमेंट वो समझते हैं। दूसरा, उनको कंट्रोल लगता है अपनी जिंदगी का अपने खुद के हाथ में, मतलब उनकी, अगर तुम्हें चैप्टर 2 याद है, सेल्फ एफिकेसी हाई होगी, है ना, समझ पा रहे हो? उनकी सेल्फ एफिकेसी हाई है क्योंकि उनको लगता है कि जिंदगी का कंट्रोल मेरे अपने हाथ में, मेरी जिंदगी का एक पर्पस है,
मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे अपने हाथ में है, जो ये समझता है उसको भी स्ट्रेस कम होता है। और लास्टली, ये चीजों को एज अ थ्रेट ना लेके एज अ चैलेंज लेते हैं। याद है वो टॉपिक अभी करा था लेजरस वाला? नेगेटिव मतलब क्या? हार्म, थ्रेट या चैलेंज। थ्रेट ज्यादा स्ट्रेस देगा, थ्रेट ना समझ के चीजों को एज अ चैलेंज लेना समझो। ये मत समझो कि तुम्हें हरा ही देगी सिचुएशन, ये समझो कि मैं इससे उभर जाऊंगा। ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू, ये फिलॉसफी हमारी होनी चाहिए। ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू, जो तुम गो थ्रू करो उससे बढ़ के निकलो, उससे बेटर होके निकलो, उससे ग्रो होके निकलो। ये है इनका आइडिया कि हम चीजों को ऐसा चैलेंज लेंगे, टफ नहीं समझेंगे। ये नहीं समझेंगे कि मतलब टफ समझेंगे, पर ये नहीं समझेंगे कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, पेपर है कुछ दिनों में, अब कर लूंगा ना, हो जाएगा ना, वीडियो देख ली ना, नोट्स ले लेंगे, पढ़ लेंगे, अपना अपने आप अपने नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे, की टर्म लिखेंगे, मैं कर जाऊंगा, मैं कर लूंगा। ये चैलेंज की तरह समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि कंट्रोल मेरे अपने हाथ में है। इफ आई लाइक बिलीव आई कैन ऑब्वियसली डू दैट। और कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। ये नहीं है कि अभी चालू तो कर दिया पर कल बोलोगे अब नहीं हो रहा यार। भाई कमिटमेंट रहना है, कमिटेड रहना है, तभी हो पाएगा। तो जिन लोगों में ये 3 सी होते हैं, हाँ, वो लोगों का स्ट्रेस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोबासा की रिसर्च कह रही है। और ये 3 सी से मिलकर क्या बनता है? ट्रेट ऑफ हार्डीनेस। इसको ऐसे समझो, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी बनती है बिकॉज ऑफ द ट्रेट ऑफ हार्डीनेस। और ट्रेट ऑफ हार्डीनेस फर्दर 3 सी में डिवाइडेड है। C1 कमिटमेंट, C2 कंट्रोल और C3 चैलेंज। ऐसे तुम इसको समझ सकते हो। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी में हार्डीनेस का ट्रेट है और हार्डीनेस के ट्रेट के अंदर 3 सी आते हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। एंड नाउ वी कैन मूव फर्दर टू दी वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज लाइफ स्किल्स। ये चैप्टर में क्या बताता है भाई? देख, दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ती, क्योंकि उनके अंदर ये बढ़िया बढ़िया क्वालिटीज है, उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। तुम भी ये डेवलप करवा सकते हो। पर अगर वो ना कर पाओ तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे लिए होती हैं लाइफ स्किल्स। अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा चैप्टर का नाम। बताना जरा क्या है चैप्टर का नाम, याद है? टाइटल मत देखो वीडियो का। चैप्टर का नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के लिए क्या जरूरी है? In order to meet the life challenges, we need life skills. क्या होती है लाइफ स्किल? लाइफ स्किल्स का मतलब जिंदगी जीने की कला। लाइफ स्किल का मतलब ऐसी एबिलिटीज जो कि हमारे लिए क्यों जरूरी है? दैट enables the person, that enable the individual to deal effectively with demands and challenges of everyday life. This is how you can define it. रीड करो एक बार इसको, जो मैंने अंडरलाइन किया उसको एक साथ रीड करो। Abilities that enable an individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। और चैप्टर का क्या नाम था? मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। तो मैंने क्या बोला? लाइफ स्किल्स मतलब ऐसी एबिलिटीज जो तुम्हारी मदद करती हैं जिंदगी के चैलेंजेस को मीट करने के लिए, जिंदगी के चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए। तो क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए तुम्हारे अंदर? ये सारी एबिलिटीज होनी चाहिए। यू शुड बी असर्टिव। क्या होता है लास्ट में बताऊंगा, पहले बेसिक देख लो, तुम्हें आता होगा। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। रैशनल थिंकिंग करो, अपने आप बना के एक एक लाइन में लिख देना। तभी मैंने नोट्स में इसको कुछ खास नहीं लिखा, अगर लिखना होता टेक्निकल होता तो मैं लिख देता। जान के नहीं लिखा है क्योंकि तुम अपने आप कुछ भी लिख सकते हो इसको डिफाइन करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट करो, एग्जांपल लिख दो। रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग करो, इलॉजिकल थिंकिंग में मत लगो। अपने रिश्ते अच्छे रखो, अपनी केयर करो, बुरी आदतों को छोड़ो, अच्छी डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो चीजों के प्रति, और सोशल सपोर्ट। 2 टेक्निकल चीजें, इसको करते हैं फिर चैप्टर खत्म। पहले असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है पता है? कई बच्चे होते हैं जो सर इसका ना मैं ये कहना चाह रहा था। भाई नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये जिंदगी जीने की कला है। सिर्फ नंबर अगर तुम अच्छे ले भी आओगे ना तो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तुम्हें असर्टिव होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और ये मत बोलना कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। नहीं, अबे डिफरेंट है, पर असर्टिवनेस जिंदगी जीने की कला है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, टू स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली, स्पीक वेरी क्लियरली। अच्छी कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, अपने में भरोसा, ये किसी भी काम को करने कल को जाओगे उसमें तुम्हारे काम आएगा। एंड लास्टली सोशल सपोर्ट। इस पे ना सीबीएसई में 3 नंबर तक का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये टॉपिक बच्चे यूं ही छोड़ देते हैं, उसको लगता है लास्ट टॉपिक है, कहां ही आएगा। बेटा वहीं से आता है। सोशल सपोर्ट के 3 टाइप होते हैं। अब सोशल सपोर्ट भी जिंदगी जीने की कला है, लाइफ स्किल का एक पार्ट है सोशल सपोर्ट। मतलब कि अच्छे रिश्ते होने चाहिए, अच्छे कनेक्शन जिंदगी में होने चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें 3 तरीके से मदद करती है। हमारी सोसाइटी हमें टेंजिबल सपोर्ट दे सकती है, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट दे सकती है और इमोशनल सपोर्ट दे सकती है। ये 3 टाइप के सोशल सपोर्ट होते हैं। टेंजिबल मतलब क्या?
फिजिकल चीज किसी को देना। इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट मतलब क्या, किसी को अच्छी जानकारी देना। इमोशनल सपोर्ट मतलब क्या, इमोशनली अवेलेबल रहना दूसरों के लिए। तो अब एक एग्जांपल देता हूं, चलो कमेंट में बताना जिसको ये आंसर पता चलेगा और मुझे ये भी समझ आ जाएगा तुमने वीडियो को लास्ट तक देखा है या नहीं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस। तुमने अपने दोस्त को अपनी पुरानी किताबें दान कर दी। तुमने अपने दोस्त को अपनी पुरानी किताबें दान कर दी, मतलब तुम्हारा कोई पड़ोसी में रहता था मान लो, उस बच्चे को तुमने अपनी पुरानी किताबें दान करी हैं, तो ये टेंजिबल होगा, इंफॉर्मेशन होगा या इमोशनल सपोर्ट होगा? मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है? और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको कमेंट में बताऊंगा कि यस यू आर करेक्ट। तो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है इस एक वीडियो में। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू शो अ लिटिल सपोर्ट यार। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ तुम इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू परचेज आवर डिटेल नोट्स, जिसमें से अभी तक हम पढ़ रहे थे। ये डिटेल नोट्स में सारी चीजें हैं, मिनी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को सब्स्टिट्यूट करने की पावर है इन नोट्स में। इनसे पढ़ लो, 100 में से 100 भी ला सकते हो। ऑल्सो इसके साथ साथ तुम्हें यहां पर ये फ्लो चार्ट मिल जाते हैं। इतना बड़ा चैप्टर भी हमने पढ़ा, पूरा चैप्टर यहां पर मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 2 पेजेस में खत्म किया है। एक ये पेज जो तुम्हें अभी दिख रहा है, और इसके बाद एक हमारा ये नीचे दूसरा पेज। 2 पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म। ये हमारे फ्लो चार्ट है, रिवीजन के समय बहुत काम आएंगे। और डिटेल नोट से तुमने पढ़ना ही है, इसमें सारी चीजें बहुत डिटेल में अच्छे से जितनी होनी चाहिए उतनी लिखी हुई है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। नाउ प्लीज शो अ लिटिल सपोर्ट, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नाउ बाय बाय।